दांत दिख गए, आवाज आ गई, भगा दूंगा यहां से मैं। हाँ जी, हेडिंग लिखो, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। फोर्स एंड एक्सेलरेशन, फोर्स एंड एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं। एक रिकैप सुनिए, मैंने अभी तक आप लोगों को एफ इक्वल्स टू एम ए सिखाया है। एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी हमने सबसे पहले किया था, जिसमें से हमने एफ इक्वल्स टू एम ए निकाला, और एक एफ इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी निकाला। सॉरी, क्या था ये, वी डी एम बाय डी टी। कल हमने इसके फॉर्मूले किए, क्वेश्चंस किए। यहाँ पे वेरिएबल मास आता है, क्या आता है, वेरिएबल मास। यहाँ क्या आता है, यहाँ कांस्टेंट मास होता है। इसके अलावा हमने इसके भी क्वेश्चन किए डीपी बाई डी के, यानी कि जब आपको पी दिया है, आपसे पूछा क्या है, एफ। डन। उसके बाद हमने इसके ग्राफ्स देखे, ग्राफ्स में दो ग्राफ आए, पी वर्सेस टी का ग्राफ और एफ वर्सेस टी का ग्राफ। अगर ये पी वर्सेस टी का ग्राफ आता है तो इसकी स्लोप क्या दे रही थी, फोर्स दे रही थी। और अगर ये एफ वर्सेस टी है, इसके नीचे का एरिया मेरे को क्या दे रहा था, मोमेंटम दे रहा था। अभी तक की क्लास में ये काम हुआ। डन। लिखिए फोर्स एंड एक्सेलरेशन, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1। ध्यान से सुनिए, लिखना नहीं है अभी। देखो बेटा, अगर मान लो ये कोई बॉडी है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है, इसका मास कितना है, m। अगर m मास है, स्टार्टिंग में मैंने इस पे f कुछ नहीं लगाया, तो इसका u क्या है, 0। इसका एक्सेलरेशन भी कितना है, इसका मतलब जब तक फोर्स नहीं, जब तक एक्सेलरेशन तो आने वाली नहीं है। मैंने हेडिंग क्या डलवाई है आपको, फोर्स एंड एक्सेलरेशन डलवाई, डलवाई है ना। तो हमें फोर्स एंड एक्सेलरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी लिखने हैं। इधर आ जाओ, F0, A0, U0, है ना। तो पहला पॉइंट लिखिए जो मैं लिखवा रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, लेकिन इसी डायग्राम में अगर मान लीजिए मैंने फोर्स देनी शुरू की, तो क्या एक्सेलरेशन 0 रहेगी, नहीं रहेगी। ये डायग्राम बना के नीचे पॉइंट लिखिए, एक्सेलरेशन स्टार्ट्स, एक्सेलरेशन स्टार्ट्स एज सून एज, acceleration starts as soon as force is applied, as soon as force is applied, acceleration starts as soon as force is applied। डन। नेक्स्ट लिखिए, इसी में सेकंड पॉइंट बनाना, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में पॉइंट पहला स्टार बना लिया, ऐसे बना लो, ये स्टार बना के एक पॉइंट लिख लिया। नेक्स्ट स्टार बनाइए, लिखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही फोर्स की होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है, अप्लाइड फोर्स की होती है। हाँ, अगर मैं किसी चीज को यार इधर धक्का मारूंगा तो एक्सेलरेशन इधर ही आएगी ना। तो एक्सेलरेशन की हिंदी में लिखना है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो अप्लाइड फोर्स की होती है। थर्ड इसी में पॉइंट बनाइए, थर्ड बनाइए इसमें पॉइंट। हम जैसे ही फोर्स हटाते हैं, हम जैसे ही फोर्स हटाते हैं, एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। एज वी रिमूव द फोर्स, ए बिकम्स 0। एज वी रिमूव द फोर्स, ए बिकम्स 0। डन। अब इससे अगला पॉइंट लिखने से पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। अगर मान लीजिए मैं इधर जा रहा हूं, यानी कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी इधर है, इधर, तो क्या मेरी एक्सेलरेशन उधर ही होगी अगर मेरे पे फोर्स लगेगी तो? क्या मेरी फोर्स मेरे साइड में इधर आगे लग सकती है ना, उधर से लग सकती है,
किसी एंगल पे लग सकती है। इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर होगी, वो सिर्फ फोर्स पे डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड। तो लिखो, एक्सेलरेशन को इनिशियल वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को ऐसे लिखिए, एक्सेलरेशन हैज नथिंग टू डू, एक्सेलरेशन हैज नथिंग टू डू विद डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हैज नथिंग टू डू with direction of initial velocity. Done. कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये बात समझ में आ गई। देखो यहां से एक नॉर्मल चीज समझ में आई, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है ना। जिधर फोर्स होगी उधर ही क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। डन। उसके बाद मतलब सीधा सीधा है, फोर्स जीरो है तो ए जीरो आ गई, और फोर्स है तो जीरो नहीं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में डालिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पहला पॉइंट लिखिए। ये कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं, इनको इंटरप्रेट कर रहे हैं साथ साथ। लिखो, इफ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, इफ बॉडी इज एट रेस्ट, इफ बॉडी इज एट रेस्ट, फर्स्ट पॉइंट, इट विल स्टार्ट मूविंग, इट विल स्टार्ट मूविंग। लिख ले, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन के लिख। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, it will start moving in the direction of applied force, in the direction of applied force। इसका मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और आप उस पर धक्का दे रहे हो तो जिधर धक्का दिया उधर ही चलना शुरू कर देगी, उधर ही चलना शुरू कर देगी। नेक्स्ट लिखिए। अब बताइए, अगर मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट पे थी और आपने फोर्स लगाई तो चलना शुरू कर दिए। अब तुम फोर्स लगाते रहे तो वेलोसिटी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। यही लिखना है, वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग, वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग टिल द फोर्स इज अप्लाइड, till the force is applied, till the force is applied। अब इसी में कॉन्सेप्ट नंबर 2 में थर्ड पॉइंट समझा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा, सेकंड लिखा, थर्ड मेरे को कॉपी भरवानी नहीं है इसलिए मैं बोर्ड नहीं भर रहा हूं। देखो, अगर मैं फोर्स हटा दूं, अब इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, जब बॉडी कहां थी, तो यहां लिख लो बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, आपने फोर्स लगाई तब। अब यहां पे थर्ड में अगर मैं फोर्स को जीरो कर दूं, व्हाट डू मीन बाय दैट, अगर फोर्स तुमने अब हटा दी तो क्या वेलोसिटी बढ़ना बंद कर देगी, अगर वेलोसिटी बढ़ना बंद कर देगी तो क्या एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। क्या एक्सेलरेशन का मतलब तो डीवी बाई डी होता है, और ये क्या आ जाएगा, और अगर ये जीरो चाहिए तो इसको क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। इसका मतलब हमने कंडीशन क्या बनाई, सिचुएशन क्या बनाई, बॉडी रेस्ट पे थी, हमने धक्का लगाया, बॉडी चलना शुरू कर दिया, हम फोर्स लगाते रहे, वेलोसिटी बढ़ती रही, जैसे ही हमने फोर्स हटाई तो एक्सेलरेशन जीरो हो गई, वेलोसिटी बढ़ना बंद हो गई। नाउ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी, लिख लो कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसको, इसका थर्ड पॉइंट मीनिंग समझ में आया, रिमूव कर दी फोर्स, व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड A becomes zero leading to the result that V is constant। सीधे समझ में आ रहा है? अरे उनसे तो आसान ही लग रहा होगा पहले वाले चैप्टर से। माइनस में 15 नंबर है किसी के। नेक्स्ट लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट 3, बॉडी इज ऑलरेडी मूविंग, बॉडी इज ऑलरेडी मूविंग, मीनिंग देखो इधर, अगर मान लीजिए कोई बॉडी ऑलरेडी चल रही है, सही है, इसमें कोई फोर्स लग रही है, अभी मान लीजिए कोई फोर्स नहीं लग रही है, अब हमने फोर्स लगानी शुरू की, तो बताइए क्या ये यू यू रहेगी, चेंज हो जाएगी,
क्या एक्सेलरेशन आ जाएगी, और लास्ट में जब आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो ये किसी v से चलने लग जाएगी क्या, और अगर किसी v से चलेगी तो उसकी इक्वेशन u प्लस at बनेगी कि नहीं बनेगी। ये कब की सिचुएशन है, आफ्टर टाइम t। ये कब है, जब बॉडी ऑलरेडी मूविंग है विद एनी इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे बॉडी कहाँ थी, आपने रेस्ट से शुरू की थी, अभी बॉडी मोशन में है, तो ये आ गया। लिख लो जल्दी फटाफट। क्या हो गया, मूविंग एंड वी अप्लाई फोर्स, वही है। इफ बॉडी इज ऑलरेडी मूविंग एंड वी अप्लाई फोर्स, भाई प्लीज बोलो मत, मार्कर देना भाई। इनिशियल वेलोसिटी थी, तो क्या तुम्हारी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी। नॉर्मल सिचुएशन है यार, अगर तुम जिधर बॉडी जा रही है उधर ही धक्का मारते रहोगे तो उधर ही स्पीड बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट नंबर 4 में व्हाट विल हैपन, अगर मान लो तुम फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगाने लग जाओ, क्या होगा, रिटार्डेशन हो जाएगा, ए क्या हो जाएगी, माइनस। तो इसी में बना के लिख लो बेशक, अगर मान लीजिए यू ऐसे है और तुमने फोर्स ऐसे लगाई, तो आफ्टर टी टाइम व्हाट हैपेंस, टी टाइम के बाद ही होगी, जरूरी नहीं है। तो ये v जा रहा है, लेकिन इसकी v कितनी हो जाएगी भाई, u माइनस at हो जाएगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है क्या यहां तक, कौन सा समझ में आए, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 लिखिए अब, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्या स्टेटमेंट लिखूं, फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। फोर्स लिख लो, फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू इनिशियल वेलोसिटी। तो वहां पे क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, ये आ गया, सही है, सिंपल है ना सवाल, मतलब कॉन्सेप्ट है। अभी न्यूटन का सेकंड लॉ चल रहा है भाई, इस चैप्टर की शुरुआत या तो न्यूटन लॉ सीखने के बाद होती है या कांस्टेंट मोशन से होती है। अभी मैंने कुछ ऐसा बताया नहीं तुम्हें, बट अभी मेन चीजें जो है वो सीख लो, बेसिक चीजें। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 डालिए। तेरहवीं क्लास वाले बताएंगे भाई इसका आंसर, बताओ। जिया भी बताएगी जिया, सोचो। कॉन्सेप्ट नंबर 4, हंसिका, कोमल, हाँ बेटा अदिति बता। ए डीवी बाई डी टी होता है क्या, ए डीवी बाई डी टी होता है। अगर v 0 हो जाए तो क्या a का जरूरी है 0 होगा, इज इट नेसेसरी टू हैव a 0 आफ्टर हैविंग v 0, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव a 0। मैंने स्टेटमेंट बता दी, मतलब देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं v 0 हो गया, v को यहां भरते हैं और सोचते हैं क्या 0 हो गया, a 0 हो गया। बट क्या यार ऐसा हमेशा होगा क्या, नहीं। तुमने देखा है जब ये बॉडी ऊपर जाती है तो ऊपर जाके रुकती है कि नहीं रुकती है, वहां जाके v क्या हो जाती है, a 0 होती है, वहां कितनी होती है, नीचे g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बॉडी थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड, तो टॉप पे पहुंच के इसका डायग्राम यहाँ बना सकते हो, ये ऊपर जाती है, यहाँ जाके इसकी v कितनी हो जाती है, और a कितनी हो जाती है यहाँ पे, माइनस जी या जी, जो आप बोलना चाहो, माइनस इज ओनली डायरेक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट कि ए v का 0 होना ये नहीं दिखाता है कि ये 0 है। आप मैथ के हिसाब से चलते हो, फिजिक्स कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलती है, क्लियर, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ।
फर्स्ट लॉ। अच्छा जी, कैसे कर सकता है? हाँ हाँ जी, बताइए। पहला लिखिए, पहला लिखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ लिखो, पहला पॉइंट बनाइए इसमें। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट, ये देना। न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है। ऐसे लिखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स एंड सेकेंड लॉ मेजर्स फोर्स। मेजर समझते हैं, मापना। फर्स्ट लॉ बताता है फोर्स क्या है, डिफाइन करता है उसको, लेकिन सेकेंड लॉ मापता है। याद हो जाएगी ये चीज। सेकेंड पॉइंट लिखिए, वी कैन डिराइव फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। वी कैन डिराइव फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। हाउ? वी कैन डिराइव फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। सही है? क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम? अब इसके नीचे हेडिंग डालिए इंपल्स। इंपल्स का जो टॉपिक है, अभी कराना चाहिए, अभी नहीं कराना चाहिए, करा भी देते हैं। लिखो इंपल्स, कर लेते हैं, कोलिजन में भी कर लेते हैं इंपल्स, यहां भी इंपल्स कर लेते हैं। डाल लो इंपल्स एक बार, इंपल्स डाल लीजिए। टॉपिक का हेडिंग डालिए इंपल्स। ऊपर गया क्या? नीचे? बस दिखाइए एक बार मेरे को, दे एक बार रिमोट दे ऐसे। इंपल्स क्या होता है? साइड में लिखो, जर्क, झटका, जोर का झटका, जोरों से लगा है। हाँ, एफ इक्वल्स टू डीपी बाय dt। हेडिंग डालिए इंपल्स। इंपल्स, इंपल्स क्या होता है लिखिए, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, rather लिखिए व्हेन ए वेरी लार्ज फोर्स इज अप्लाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम। यस, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड, when a force is applied for a very short time, then the product of force, then the product of force and time interval, and time interval, and time interval is known as impulse. Force for a very short time, टाइम इंटरवल। देखिए ध्यान से, अगर मैंने कहा, अभी मैंने लास्ट में क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल, एफ इंटू, मान लीजिए मैंने कोई फोर्स कितनी देर के लिए लगाई, अरे मैंने फोर्स कितनी देर के लिए लगाई, dt टाइम के लिए। dt को क्या मान लो, 0.0001 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, है ना। प्रैक्टिकली अगर देखें 0.1 सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड का भी कोई हिस्सा, बहुत छोटे समय के लिए लगी हुई फोर्स आपको क्या देगी, इंपल्स। क्या देगी? तो इंपल्स का ये फॉर्मूला होता है। ये जो एफ डी टी आता है, ये कहीं और देखा आपने? मोमेंटम नहीं, मोमेंटम का चेंज। क्या एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी पढ़ लिया आपने? अगर मैं यहां से डीपी निकालू, डीपी क्या आएगा, एफ डी टी। इसका मतलब क्या, ये डीपी के बराबर आ रहा है। तो आप इस स्टेटमेंट से क्या स्टेटमेंट दे सकते हो कि जो इंपल्स होता है, क्या वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। लिखिए जल्दी फटाफट, चेंज इन मोमेंटम, यूनिट क्या होगी इसकी, सेम एज मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड। ये क्या है, न्यूटन। टाइम किस में है,
सेकंड में, तो यूनिट क्या बनेगी इसकी? न्यूटन सेकंड। जल्दी लिखिए भाई साहब, लिख नहीं रहे आप? टोपी मास्टर, केस नंबर 1 डालिए भाई। केस नंबर 1। हाँ जी, कहाँ पे? ये ये F इक्वल्स टू dp बाई dt। अरे कॉमन सेंस भी होती है, कोई नाम, कोई चीज होती है कॉमन सेंस है? आवाज नहीं भाई, शांति। इसमें केस नंबर 1 डालिए। केस नंबर 1, केस नंबर 1। अगर आप यहां से ये सब पढ़ के स्कूल के पेपर दोगे ना, जैसे अभी चल रहे हो तुम जीरो हो। बात समझ में आई? तुम जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरीके से पढ़ नहीं रहे। टीचर कभी भी 100% काम क्लास में नहीं कराता और ना करा सकता। जो तुम्हारी नीड है वो घर जाके सोचिए तुम्हारी नीड क्या है। अगर मान लीजिए तुम्हें स्कूल का एग्जाम देना है तो तुम्हारी नीड इससे अलग मिलेंगी। उसको लिखने का ढंग भी आना चाहिए, राइट? क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका भी आना चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ रहे, सिर्फ यहां देख के कॉपी छाप के चले जाते हो। केस नंबर 1 लिखिए। इफ ए फोर्स इज अप्लाइड फॉर टाइम t1 से t2। अगर मान लीजिए मैंने कहा 5वीं सेकंड से लेके 7वीं सेकंड के बीच में मैंने क्या लगाई? फोर्स लगाई। तो उस टाइम पे इंपल्स क्या एफ डी टी हो जाएगा? बोलो, एफ डी टी इक्वल्स टू डीपी। मेरे को इंपल्स निकालना है। इफ दिस इज डीपी, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, तो इंपल्स भी डी आई लिखा जा सकता है। अरे इसको डी आई लिख लो। क्या लिख लो? डी आई। डी आई हो या आई हो, है तो इंपल्स। पर क्या मेरे को डी आई चाहिए कि आई चाहिए? आई चाहिए। डी आई को आई बनाने के लिए इंटीग्रेशन सांप आएगा। तो ये देखो, ये जो डी आई है ये क्या है? एफ डी टी। इधर क्या चल रहा है? डीपी। इसकी इंटीग्रेशन करो, इसकी इंटीग्रेशन करो, इसकी इंटीग्रेशन करो। लिमिट किसकी लगा करती हैं? जिसके आगे डी होता है। किसके आगे? डी। टी के आगे। टाइम कहां से कहां जा रहा है? T1 से T2। तो मोमेंटम कहां जाएगा? P1 से P2। यही है ना? तो कितना आएगा यहां से? ये एफ डी टी, एफ T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1, ये क्या आएगा? P2 माइनस P1। तो ये क्या आ गई? इंपल्स। लिख लो। केस नंबर 2। केस नंबर 2। ये है वो चीज जो तुम्हें बताती है ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। ये देखो, आई किसके बराबर आ गया? इसको देखो, इसको देखो, तो इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ रहा है। इन दोनों को कनेक्ट करो। केस नंबर 2 भाई, लिखो। इफ कांस्टेंट और एवरेज फोर्स इज अप्लाइड, इफ कांस्टेंट और एवरेज फोर्स इज अप्लाइड। मैं जस्ट आपको इसका आइडिया दे रहा हूं कि इंपल्स क्या होती है। आपको समझ में भी आ गया? मोमेंटम का चेंज, जैसे ये एफ डी टी, क्या एफ टी का ग्राफ तुम्हें मोमेंटम देता है? तो एफ इंटू टी करेंगे, मोमेंटम आया। लेकिन अगर मान लो T2 माइनस T1 लोगे तो चेंज इन मोमेंटम भी तो आ सकता है वहीं से। तो ग्राफ से भी क्या निकाली जाती है? इंपल्स। अगर ग्राफ से मोमेंटम निकाला जा सकता है तो चेंज इन मोमेंटम भी निकाला जा सकता है। और अगर चेंज इन मोमेंटम निकाला जा सकता है तो इंपल्स भी तो निकाला जा सकता है, क्योंकि इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स का टॉपिक या न्यूमेरिकल करते हुए तुम्हारा सारा ध्यान इस पे होना चाहिए। मतलब आप मोमेंटम कैसे निकाल रहे हो,
केस नंबर 2 में लिखा है कांस्टेंट और एवरेज फोर्स इज अप्लाइड। अभी मैंने नहीं कहा था ये कांस्टेंट फोर्स है, नहीं है ना, तो मैंने इसको लिखा, रादर इसको ऐसे लिखना भी नहीं चाहिए, गलत है। आप इसको ऐसे ही लिखिए एफ डी टी, T1 से लेके T2, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं थी, मैं बाहर नहीं ले सकता इसको। इसको ठीक करो, ये फ्लो में लिख दिया मैंने, कांस्टेंट फोर्स के लिए लिख दिया था। ये नहीं लिखना, ये लिखना है। मेरा ध्यान किस पे जाना चाहिए, इस पे जाना चाहिए और इस पे जाना चाहिए, यानी कि इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। किस किस को समझ में नहीं आ रहा? आ गया? यहां देखो, अगर मैं यही फॉर्मूला लगाऊं आई का, एफ डी टी, क्या मैं कह रहा हूं ये एफ तो एवरेज वाली है, एवरेज मतलब एक कांस्टेंट सी वैल्यू, यहां T1 से कहां जा रहा है, तो क्या उधर डीपी चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो डीपी कहां से कहां जा रहा है, P1 से P2। भाई यहाँ एफ एवरेज जो कि एक कांस्टेंट है, क्या बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब ले सकते हो आप इसको बाहर, एफ एवरेज। क्या मैं इसको T2 माइनस T1 लिख दूं, बाकी को अंदर क्या बचेगा बेटा? एफ एवरेज कहां आ गया, बाहर, dt अंदर बच गया, dt का आंसर आ गया t। t पे लिमिट कहां से कहां है, T1 से अपर लिमिट माइनस, तो मैंने ऐसे डायरेक्ट लिखा है। बोलो dp का आंसर p, p2 माइनस p1। मुझे बताइए p2 माइनस p1 इज नोन एज डेल्टा चेंज। कहां से कहां गया, 1 से 2, मतलब 1 इनिशियल है, 2 तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज ही तो होता है। तो क्या मैं इसको डेल्टा पी यहां भी लिख सकता हूं, और ये, तो ये डेल्टा पी आ गया। तो क्या आ गया, एफ एवरेज इंटू T2 माइनस T1। तो क्या मैं इसको लिख दूं एफ एवरेज डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा पी, दिस वन। सो दिस इज केस नंबर 2। जल्दी उतार लो। मैं न्यूटन के सेकंड लॉ से बाहर निकाल के नहीं लाया हूं, आप प्लीज इसको फोकस करें, इस चीज को मैं बार बार बोल रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सर समझ में ही नहीं आ रहा है, कितने तरीके के सवाल हैं। मैं एक ही एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी से चल रहा हूं। मैं भी यहाँ पे मैप बना दूंगा न्यूटन सेकंड लॉ का, कि मैंने वहां से क्या क्या निकाला और कौन कौन से न्यूमेरिकल किए, मैंने कौन कौन से ग्राफ किए। अभी यहाँ पे एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी से ही तो मैंने कौन सा टॉपिक निकाल लिया, इम्पल्स। ये देखो, अब मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। बोर्ड का जो जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, जैसे प्रदीप की किताब पढ़ो आप, बिल्कुल बेसिक किताब है ना, तो उसमें आपको ऐसा लिखा मिलेगा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम। देखो बुक से मेरे को एक बात याद आ रही है, कभी भी ना किसी की बताई हुई चीज को, लाइक जैसे कई बार टीचर्स आपको ना ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि प्रदीप जैसी वाहियात किताब कोई नहीं है, प्रदीप को तो क्या ही पढ़ रहे हो, ऐसा होता है। ऐसा ऐसा सुनने को बार बार मिलेगा कि प्रदीप भी क्या ही पढ़ना है, नहीं, ऐसा बोलते हैं ना, हाँ ऐसा बोलते हैं। आप प्रदीप के, देखो बुक पढ़ने का मतलब बुक पढ़ना नहीं, बुक के क्वेश्चन करने होते हैं। आप कभी उस बुक का ना पैटर्न देखना, वो कितना साइंटिफिक है। हर किताब अपने एडिशन को हर साल निकालती है ना, क्योंकि उसके यूजर्स की मेल जाती है उनके पास। जैसे मान लीजिए आपको अच्छी लग रही है किताब, तो आपने फीडबैक दिया मेल के थ्रू कि सर आपके पेज नंबर 37 पे ये मिस्टेक है, प्लीज अगले एडिशन में इसको करेक्ट करना। तो न्यू एडिशन का मतलब यही होता है, 5th एडिशन 6th एडिशन। तो उनके हर एडिशन में आप देखना उनके पैटर्न चेंजेस हो गए हैं, क्वेश्चन की टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। लाइक जो आप लोगों को ये असाइनमेंट देते हैं ना, हम देते हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट आपको असाइनमेंट देता है, वो सारे वहीं से कलेक्ट करके बनाते हैं। दीज आर द स्टैंडर्ड बुक्स, आप देखना इनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं के मिल जाएंगे। तो कभी भी किसी बुक के लिए किसी की सुन के परसेप्शन मत बनाना, आपने कभी की हो तो परसेप्शन बनाना, राइट। आपने शक्ल देखी नहीं, बुक के लिए परसेप्शन बना दिया और दूसरों को भी तुम कन्वे करने लग गए, नहीं ये बुक अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं करना कभी भी, एथिकली रॉन्ग है ये। उस आदमी से पूछो जिसने लिखी, कितनी मेहनत लगी होगी उसकी, ठीक है। हाँ, एक आदमी नहीं लिखता है बुक, ग्रुप राइटर एक होता है, लेकिन कोऑर्डिनेटर्स बहुत होते हैं। इधर देखिए एक बार, नेक्स्ट, इम्पल्स को, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होती है।
सुना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? सुना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? सुना है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। सुना है ना? इन डालो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सही है? क्लियर है क्या बात? सही है ना? देखिए मेरे पास F का फॉर्मूला क्या होता है, dp बाय dt। सुनिए, ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होती है जो आप लगाते हो। अगर मैं ये फोर्स हटा दूं, यानी कि इसको क्या कर दूं, तो क्या dp बाई dt किसके बराबर आ गया? क्या ये डिब्बा आपको बता रहा है कि p कांस्टेंट है? p कांस्टेंट, यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। तो आपको कंडीशन समझ में आई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता ही तब है जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती। एक्सटर्नल फोर्स का जीरो होना बहुत जरूरी है अगर आप ये लगाना चाहते हो। देखो ध्यान से, P का फॉर्मूला, P क्या आ गया? कांस्टेंट। इसको लिखना सीख लो। अब अगर मैं किसी भी क्वांटिटी को क्या बोल रहा हूं, मान लीजिए कोई ए क्वांटिटी है, ये क्या है, तो इसका मतलब निकलता है ए आई बराबर ए एफ। मतलब ए इनिशियली जितना था फाइनली भी उतना ही है। ऐसे इसका मतलब बोलो, पी स्टार्टिंग में जितना था उतना ही अब है, तो पी आई बराबर पी एफ। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एंड यू सी फ्रॉम वेयर इट इज बीइंग ड्राइव्ड। कहां से आ रहा है? न्यूटन के सेकंड लॉ से ही आ रहा है, इक्वल्स टू डीपी बाई डी से। बड़ी डेरिवेशन है, इसलिए 11th में डेरिवेशन देखने को मिलती नहीं है, सिर्फ फ्लूइड को दे छोड़ के। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? उतार लो, छाप लो। जल्दी से उतारो इसका, मैं एक मैप बनाता हूं अभी तक का। न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या क्या निकाला हमने अभी तक। अभी न्यूटन का सेकंड लॉ खत्म हो चुका है, इसके एग्जांपल हमने अभी तक नहीं किए। आपने देखा है एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी में वो कैचिंग वाला, बॉल कैच करता है, हाथ को कहां ले जाता है? पीछे। हाँ, तो टाइम बढ़ गया, डीपी बाई डी में टाइम बढ़ गया, फोर्स घट गया। अगर आप यूं का यूं कैच करोगे तो बॉल बहुत तेज लगेगी, राइट? और ऐसे आएंगे तो टाइम बढ़ा के आप फोर्स को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सही है? बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट। हाँ जी, हाँ देते हैं। अभी लिखिए, एक मैप बना रहा हूं अभी तक का न्यूटन सेकंड लॉ का। यहाँ पे फिनिश कवर्स होते हैं, ये इसलिए होते हैं। एक बार जस्ट एक सर्कल बना के ये लिख लो यहां से क्या क्या निकला है। आवाज नहीं प्लीज। ये क्या है देखो ध्यान से, अभी तक हमने न्यूटन सेकंड लॉ में क्या निकाला है मैं सिर्फ वो दिखा रहा हूं। एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी हमारा मेन फॉर्मूला था। क्या हमने एक बार एम को क्या लिया, कांस्टेंट। एक बार एम को क्या लिया, वेरिएबल। यहां से क्या आया, एफ इक्वल्स टू एम ए। यहां से क्या आया, वी डी एम बाय डी टी आया था। मास वेरिएबल है और यहाँ पे v कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये फॉर्मूला निकल गया। हमने एक बार इसके किए न्यूमेरिकल्स, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3। उसके बाद क्या इस f इक्वल्स टू डीपी बाई डी से मैंने p वर्सेस t का ग्राफ बनाया। अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो इसकी स्लोप क्या देती है तुम्हारे को, फोर्स देती है। और अगर मैं यहां से f वर्सेस t का ग्राफ बनाऊं तो इसके नीचे का एरिया क्या देता है, मोमेंटम देता है। इसके सवाल हमने किए, राइट? क्या आज हमने इसमें से इंपल्स निकाल दी? क्या वो तो F इंटू डी टी इंटीग्रेशन क्या डेल्टा P के बराबर आ रही है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। एक टाइप, दो टाइप, तीन टाइप, 4, 5 और ये 6 है ना। और भी कुछ किया क्या आज हमने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी निकाल लिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लो जी क्या आ गया यहां से, F इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी। क्या F का जीरो होना बहुत जरूरी है, तो यहां से P क्या आ जाता है, कांस्टेंट। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। यू सी न्यूटन का सेकंड लॉ आपको कितने रीजन दे रहा है। सो दैट इज ऑल अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ। काफी आज के लिए, टाटा बाय बाय।